अब हम आपको अफगानिस्तान लेकर चलते हैं, जहां के लोग भारत जैसी आजादी के लिए तरस रहे हैं। जब वो भारत की इन तस्वीरों को देखते होंगे अफगानिस्तान के लोग, तो सोचते होंगे काश हमने भारत में जन्म लिया होता। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना अभी पूरी तरह से वापस लौटी भी नहीं है कि वहां तेजी से तालिबान एक बार फिर से कब्जा करने लगा है और अफगानिस्तान के सैनिक अपने अपने हथियार सरेंडर करके अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवारों के साथ आसपास के देशों में भाग रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तालिबान अफगानिस्तान में खुद को काफी हद तक फैला चुका है। एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट अब तालिबान के कब्जे में जा रहे हैं और इस आतंकवादी संगठन का विस्तार वहां के लगभग आधे इलाकों में हो चुका है। सरल शब्दों में कहें तो अफगानिस्तान में कुल 398 जिले हैं, 398, जिनमें से 193 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और 130 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान की सेना के बीच इस समय लड़ाई चल रही है और केवल 75 जिलों पर ही वहां की सरकार का नियंत्रण रह गया है और ये और भी कम होगा आने वाले दिनों में। यानी स्थिति बहुत गंभीर है। तालिबान धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहा है और कोई बड़ी बात नहीं कि तालिबान ही अब वहां की असली सरकार बन जाए। कहा जा रहा है कि आज से 20 साल पहले तालिबान इतना मजबूत नहीं था जितना अब होता जा रहा है। यानी अमेरिका के आने के बाद से वो और मजबूत हुआ और ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का पड़ोसी मुल्क है और इसीलिए अफगानिस्तान का महत्व भारत के लिए काफी बढ़ जाता है। आपको याद होगा 1999 के कांधार हाईजैक में तालिबान ने आतंकवादी मसूद अजहर को छुड़ाने में बहुत मदद की थी और तब से लेकर अब तक भारत अफगानिस्तान में तालिबान की चुनौती को कम करने के लिए काफी पैसा लगा चुका है, वहां निवेश कर चुका है। भारत के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स इस समय अफगानिस्तान में चल रहे हैं और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 1999 की है, जब इस प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तानी आतंकवादी कांधार ले गए थे अफगानिस्तान में और कांधार में इस प्लेन को उन्होंने लैंड करा दिया था। अब आप सोचिए कांधार ही क्यों लेकर गए, क्योंकि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को तालिबान से पूरी मदद मिल रही थी और इन्हें सबसे सुरक्षित जगह उस समय कांधार ही दिखाई दी और तब हमारा पूरा देश जानता है कि हमने कितनी मुश्किल से अपने यात्रियों को और इस प्लेन को यहां से छुड़ाया था। आज हम विस्तार से आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए और अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रखने का दावा करता है, अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बताता है। लेकिन सोचिए अमेरिका की इतनी लंबी चौड़ी सेना जिनके पास सबसे आधुनिक हथियार हैं, वो तालिबान पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, वो अफगानिस्तान में विजय प्राप्त नहीं कर पाए और आखिरकार इतना नुकसान उठाकर 20 साल के बाद वापस जा रहे हैं और स्थिति में कोई अंतर नहीं है। इसका भारत पर भी बहुत असर पड़ेगा। लेकिन पहले आपको वहां का लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। इस समय तालिबान के कई इलाकों में बमबारी चल रही है और वहां गृह युद्ध का खतरा फिर से बढ़ गया है। सबसे ज्यादा तनाव ताजिकिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में है, जहां अफगानिस्तान के सैनिक अपना देश छोड़कर ताजिकिस्तान में शरण ले रहे हैं। ताजिकिस्तान की सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक अफगानिस्तान के लगभग 1000 सैनिक वहां शरण ले चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना द्वारा स्थापित बगराम एयरफील्ड को खाली कर दिया गया है और इसे अफगानिस्तान की सेना को सौंपा जा चुका है और तालिबान का दावा है कि वो कुछ ही दिनों में काबुल के बहुत करीब पहुंच जाएगा और इस संकट को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अमेरिकी सैनिक जब बगराम एयरफील्ड को छोड़कर वापस चले गए तो वो अपने पीछे बहुत सारा सामान छोड़ गए, जिनमें 50 बिस्तरों वाला 50 बेड्स का एक अस्पताल है, 5000 कैदियों वाली एक जेल है, बंकर हैं और हथियारबंद गाड़ियां हैं और अब वहां इस सामान की लूट मची हुई है और लोगों ने यह सारा सामान बेचने के लिए छोटी छोटी दुकानें खोल ली हैं। पहले लोगों ने यह सारा सामान लूट लिया और अब इसे बेचने के लिए इस तरह की दुकानें खोल ली हैं। ये वो सामान है जो अमेरिकी सैनिक अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन अब जब वो गए तो इस सामान को यहीं छोड़ गए। हालांकि आज यहां यह समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान में संकट और संघर्ष बढ़ता क्यों जा रहा है।
अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी लगभग 20 वर्षों से थी और इस दौरान अमेरिका ने वहां $2 ट्रिलियन यानी लगभग 150 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सोचिए, 150 लाख रुपए 20 साल में अमेरिका ने खर्च कर दिए। इनमें से ज्यादातर पैसा तालिबान के खिलाफ युद्ध पर खर्च हुआ और काफी पैसा अफगानिस्तान की सरकार को भी दिया गया। लेकिन फिर अचानक से अमेरिका ने अपना एग्जिट प्लान बनाकर खुद को वहां से निकालना शुरू कर दिया। अमेरिका की तरफ से इस पर दोहा में तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इस समझौते में उसकी सिर्फ एक बड़ी शर्त थी और वो शर्त ये थी कि तालिबान अल कायदा या किसी दूसरे आतंकवादी संगठन को अपने नियंत्रण वाले इलाकों में ऑपरेट करने की अनुमति नहीं देगा। यानी अमेरिका ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और उसने अफगानिस्तान से बाहर निकलने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए काम करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका इस समझौते के दौरान यह जरूर सुनिश्चित करता कि उसके अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान सीज फायर का पालन करेगा, हिंसक संघर्ष में उलझेगा नहीं, वहां के लोगों की हत्याएं नहीं होंगी और तालिबान वहां के लोगों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका सिर्फ अल कायदा के लिए और ओसामा बिन लादेन के लिए यहां पर आया था। आपको याद होगा जब अमेरिका पर अल कायदा ने हमला किया था 9/11 का, अमेरिका सिर्फ अल कायदा को समाप्त करना चाहता था। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था और आगे चलकर उन्हें ओसामा बिन लादेन मिल भी गया पाकिस्तान से। लेकिन अमेरिका अब उसी तालिबान से हाथ मिला रहा है जिसे एक जमाने में वो आतंकवादी कहता था। पूरी दुनिया उन्हें आतंकवादी मानती है। इसे आप इन तस्वीरों से समझिए। यह तस्वीर 2 फरवरी 1983 की है, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तालिबान के नेताओं से व्हाइट हाउस में मिल रहे थे। सोचिए, जिस तालिबान के खिलाफ अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक लड़ती रही, एक समय उसी तालिबान की व्हाइट हाउस में इस तरह से खातिरदारी हुआ करती थी। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और अफगानिस्तान में अमेरिका को सोवियत संघ से चुनौती मिल रही थी। सोवियत संघ को ही कमजोर करने के लिए अमेरिका ने तालिबान के हाथ पहले मजबूत किए। उस दौरान अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान के जो लड़ाके थे उन्हें स्टिंगर मिसाइलें दी गई और ये ऐसी मिसाइल्स थीं जिन्हें कंधे पर रखकर ही लॉन्च किया जा सकता था और हवा में खतरनाक से खतरनाक विमानों को उड़ाया जा सकता था, नष्ट किया जा सकता था। अमेरिका ने यह सब कुछ अपने फायदे के लिए किया। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ 15 देशों में बट गया, उस समय भी अमेरिका ने तालिबान को अपना समर्थन जारी रखा। लेकिन 11 सितंबर 2001 को जब अल कायदा ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया तो अमेरिका की नीतियां बिल्कुल बदल गई। उस समय आतंकवादी संगठन अल कायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से ही ऑपरेट कर रहा था। इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना को उतार दिया और 20 सालों तक अमेरिका ने यहां संघर्ष किया। लेकिन आज जैसे ही उसे लगा कि अब अफगानिस्तान में अब उसके लिए कुछ बचा नहीं है, तो वो अपने हित पूरे करने के लिए और उसे लगा कि अब उसका काम हो चुका है, तब अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और उन्होंने घोषणा की है कि इस साल 11 सितंबर तक उसके सभी सैनिक वापस अमेरिका लौट जाएंगे और इसी दिन 9/11 हमले की बरसी भी है। लेकिन इस दौरान अमेरिका ने भी लगभग 2,500 सैनिक अपने खो दिए। अमेरिका के लगभग 2,500 सैनिक 20 वर्षों में यहां पर मारे गए। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर केवल अपने स्वार्थ को देखा और वहां से हमेशा की तरह, हर जगह की तरह वो अपना स्वार्थ पूरा करके बाहर निकल गया। अमेरिका ये भी भूल गया कि इन 20 वर्षों के दौरान अफगानिस्तान के लगभग 47,000 नागरिक मारे गए। लाखों लोगों को अपना देश छोड़कर पाकिस्तान, ईरान और यूरोप भागना पड़ा। हजारों महिलाओं का दमन किया गया और अमेरिका के लगभग 2,500 जवान भी यहां मारे गए। लेकिन अमेरिका अपने हित के सामने ये सारी बातें भूल गया और उसका असली चरित्र एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने है। Look, we're in that war for 20 years. 20 years. And I think I met with the Afghan government here in the White House, in the Oval. I think they have the capacity to be able to sustain the government. There's going to have to be, down the road, more negotiations, I suspect. But I am concerned that they deal with the internal issues that they have to be able to generate the kind of support they need nationwide to maintain the government. अमेरिका के इस दौरान जितने भी राष्ट्रपति आए उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की और हर राष्ट्रपति अपने साथ एक नई नीति लेकर आया। उसके सोचने समझने का तरीका अलग था। अफगानिस्तान पर उनकी नीतियां अलग अलग थीं।
लेकिन बड़ी बात जो यहाँ समझने की है वो ये कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है और अमेरिका जैसी सुपर पावर भी अफगानिस्तान में शांति की बहाली नहीं कर पाई और अमेरिका जैसी बड़ी सेना भी तालिबान को वहाँ से मिटा नहीं पाई और आखिरकार मजबूरी में तालिबान तो आज भी वहाँ पर है जैसा पहले था, बल्कि पहले से भी और मजबूत हो गया और अमेरिका की सेना को हम ये कहेंगे वहाँ से भागना पड़ा। आज ये समझना जरूरी है कि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी और तालिबान के बढ़ते प्रभाव का अब भारत पर क्या असर पड़ेगा। ये खबर हम आपको आज यहां क्यों बता रहे हैं, इसे आप 3 पॉइंट्स में समझिए। भारत के लिए 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, आतंकवाद। अफगानिस्तान अगर तालिबान के नियंत्रण में आ गया तो भारत के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती होगी और स्थितियां पाकिस्तान के पक्ष में चली जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि तालिबान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मजबूत करने के लिए उसकी मदद करता रहा है और आगे भी करेगा। कांधार हाईजैक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब तालिबान ने भारत की जेलों में बंद 3 बड़े आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छुड़ा लिया था। इसलिए पहली बड़ी चुनौती है आतंकवाद। अगर तालिबान वहां पर आ गया तो आतंकवाद बढ़ जाएगा भारत में और आतंकवाद को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी चुनौती है अपने निवेश को बचाना। भारत ने अफगानिस्तान में बहुत भारी भरकम निवेश किया है ताकि वो अपनी पकड़ वहां पर मजबूत बना सके। भारत पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में $3 बिलियन यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है और 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने पिछले साल ही अनाउंस किए हैं। लेकिन तालिबान के आने के बाद भारत के निवेश पर इसका बुरा असर पड़ेगा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो अब ऐसी जगहों पर स्थित हैं जहां पर तालिबान का कब्जा धीरे धीरे हो रहा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर तालिबान अब कब्जा कर लेगा और भारत ऐसे में उन प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाएगा तो बात अलग है, जो अभी तक पैसा लगा दिया वो भी पानी में डूब जाएगा। तीसरी चुनौती है अफगानिस्तान पर अपनी मजबूत पकड़ को बरकरार रखना। वैसे तो अफगानिस्तान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में कोई खास नहीं है, कुछ वहां पैदा नहीं होता, ना तो उपजाऊ जमीन है, ना ही बड़ी बड़ी कोई कोयले, तेल और यूरेनियम की खदानें हैं। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान पर हमेशा से दुनिया के बड़े देशों की नजर है, फिर चाहे ब्रिटिश हुकूमत हो, सोवियत संघ हो या अमेरिका हो। सवाल उठता है आखिर इन देशों को अफगानिस्तान में क्या मिलता है। इसका जवाब यह है कि अफगानिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसे आप नक्शे के जरिए समझिए। अफगानिस्तान इस नक्शे में आपको बिल्कुल मध्य में नजर आएगा, बीच में, और इसी वजह से इसे हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी ये देश एशिया के लगभग सभी प्रमुख ट्रेड रूट्स पर अपना दबाव रखता है और चीन भी इस बात को समझ रहा है। यानी ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं गेटवे टू एशिया है और इतने सारे देशों से ये लगा हुआ है। अफगानिस्तान चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना का बहुत अहम हिस्सा है और अगर अफगानिस्तान इस योजना से हट जाए तो चीन का एशिया पर वैसा दबदबा नहीं रहेगा जैसा वो चाहता है। इसके अलावा इस समय चीन अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है और चीन ने पाकिस्तान के पेशावर से काबुल तक एक मोटरवे योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी पाकिस्तान को अपने साथ लाने के बाद अब चीन अफगानिस्तान की तरफ से भी भारत की घेराबंदी कर रहा है अपने पैसे के दम पर, और ये भारत के लिए अच्छा समाचार, शुभ समाचार बिल्कुल भी नहीं है। तो अफगानिस्तान के लोग बहुत डरे हुए हैं और तालिबान एक बार अगर वहां आ गया, तालिबान का शासन आ गया, तो जो थोड़े बहुत मानव अधिकार और थोड़ी बहुत आज़ादी अफगानिस्तान के लोगों को मिली भी हुई है वो भी चली जाएगी। एक गुलाम की ज़िंदगी बिताने पर अफगानिस्तान के लोग मजबूर हो जाएंगे और महिलाओं के दमन के लिए तो तालिबान पूरी दुनिया में मशहूर है, इसलिए महिलाओं के लिए तो वहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे बड़ी बड़ी बात करने वाला यूरोप हो, दुनिया के बड़े बड़े नेता बिल्कुल खामोश बैठे हैं और तालिबान को ये सब करते हुए देख रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि जितने भी पश्चिमी दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं ये सब अपने मतलब से बात करते हैं और जब इनका मतलब सिद्ध हो चुका होता है उसके बाद इन्हें मानव अधिकारों की कोई चिंता नहीं होती। जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है तालिबान के हाथों मरने के लिए, उससे ये सारे बड़े बड़े नेता एक्सपोज हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.